एवरीवन, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था व्हाट आर द रिलेशन बिटवीन आइंस्टाइन कोफिशिएंट्स। जो आइंस्टाइन कोफिशिएंट्स होते हैं उनके बीच में क्या रिलेशन होता है। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम थ्रेशोल्ड कंडीशन को डिस्कस करने वाले हैं। व्हाट आर थ्रेशोल्ड कंडीशंस। लेज़र इतना पावरफुल कैसे बनेगा कि एक बुलडोजर को वेपराइज कर दे, जो वेदर है उसको मैनिपुलेट कर दे। बहुत गर्मी है, बारिश नहीं हो रही है, हमें चाहते हैं कि बारिश हो, तो उसके लिए हम लेज़र लाइट को यूज करें, लेज़र लाइट को फोकस करें, जैसे ही फोकस करें और ऊपर से बारिश होने लग जाए। क्या ये जो हम कह रहे हैं ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? अभी हम क्या करते हैं, केमिकल यूज करते हैं, केमिकल स्प्रे करते हैं और उससे हम बारिश करवा सकते हैं, बट वो जो केमिकल होते हैं दैट इज़ वेरी हार्मफुल। हम लाइट से फोकस करें और कहीं स्ट्रॉम आने वाला है, हमें पता चला एक स्ट्रॉम आने वाला है, कोई यास तूफान आने वाला है या कोई स्ट्रॉम आने वाला है, और हम यहीं से बैठे बैठे लेज़र लाइट से फोकस करें, उसकी डायरेक्शन चेंज कर दें। ये सब पॉसिबल हो सकता है, ये सब पॉसिबल होगा आने वाले फ्यूचर में, हम काफ़ी कुछ कर पाएंगे। तो यहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं थ्रेशोल्ड कंडीशंस। क्या थ्रेशोल्ड कंडीशन है लेज़र एक्शन के लिए? लेज़र वर्क कैसे करेगा, लेज़र इतना पावरफुल कैसे होगा? तो रिलेशन हमने कैलकुलेट किया, रिलेशन बिटवीन आइंस्टाइन कोफिशिएंट। पहले उसको देखते हैं, उस कोफिशिएंट से हमें क्या हम समझ सकते हैं उस कोफिशिएंट को यूज करके। तो रिलेशन हमने निकाला A21 अपॉन B21। इनके बीच में रिलेशन हमने कैलकुलेट किया, दैट इज 8 पाई h न्यू क्यूब डिवाइडेड बाई c क्यूब। न्यू क्यूब क्या है यहाँ पे आपके? फ्रीक्वेंसी। h क्या है? प्लांक कांस्टेंट। c क्या है? लाइट की वेलोसिटी। ओके, सो ये न्यू क्यूब, फ्रीक्वेंसी का क्यूब, इट मीन्स ये जो रेशियो है, ये इस रेशियो में क्या लिखा हुआ है हमने? दिस इज द फैक्टर फॉर स्पॉन्टेनियस इमिशन, दिस इज द फैक्टर फॉर स्टिमुलेटेड इमिशन, है ना। तो जो रेट ऑफ इमिशन है स्पॉन्टेनियस और रेट ऑफ इमिशन है स्टिमुलेटेड, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? इन कोफिशिएंट के ऊपर डिपेंड करती है, और इन कोफिशिएंट की जो वैल्यू है वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो यहां पे हम देखते हैं कि किस तरह से हम ऐसा क्या करें कि स्टिमुलेटेड इमिशन को हम बढ़ा दें, इसको हम बढ़ा दें। ऐसा हम क्या करें? तो दो चीजें हम यहां पे डिस्कस करते हैं। क्या क्या हम यहां पे डिस्कस करते हैं? इधर तो हम देखेंगे कि रेट ऑफ इमिशन डिवाइडेड बाय रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, रेट ऑफ इमिशन डिवाइडेड बाय रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, ये रेशियो क्या होगा? पहले ये देख लेते, क्योंकि हम चाहते हैं एब्जॉर्प्शन कम हो, इमिशन ज्यादा हो, ज्यादा फोटोन इमिट हो, ये भी हम देखना चाहते हैं। और एक हम ये देखना चाहते हैं कि रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन डिवाइडेड बाय रेट ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन। इनको हम डिवाइड करके देखें, रेट ऑफ इमिशन डिवाइडेड बाय रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या फैक्टर आता है? रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन डिवाइडेड बाय रेट ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन, इनका भी फैक्टर देखें क्या आता है। तो सबसे पहले इसको देखते हैं, रेट ऑफ इमिशन डिवाइडेड बाय रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। रेट ऑफ इमिशन में क्या क्या रेट होगी? रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन प्लस रेट ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन। तो रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन R21 स्पॉन्टेनियस प्लस R21 स्टिमुलेटेड डिवाइडेड बाय रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन R12। करो, फॉर्मूले में वैल्यू रखो आप। R21 स्पॉन्टेनियस A21 N2 प्लस R21 स्टिमुलेटेड B21 N2 U डिवाइडेड बाई R12 R12 की वैल्यू क्या है हमारे पास? B12 N1 U। डिवाइड करो, देखो क्या आता है। A21 N2 को अगर हम डिवाइड करें इससे, A21 N2 को डिवाइड करूं मैं B12 N1 U से, प्लस B21 N2 U को हम डिवाइड करें B12N1 यून्यू से, यून्यू यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा, ठीक है।
और B12 भी B21 से क्रॉस हो जाएगा। B12 B21 से क्यों क्रॉस होगा? क्योंकि ये हमने माना है आइंस्टाइन टाइम रिवर्सल सिमेट्री, उससे हमने माना है कि B12 इक्वल टू B21, तो B21 अपॉन B12 भी आपका क्रॉस हो जाएगा। यहां N2 अपॉन N1 आएगा, यहां पे A21 B12 N1 यून्यू, तो A21 N2 और यहां पे B12 N1 यून्यू। N2 अपॉन N1 यहां भी है, N2 अपॉन N1 यहां भी है, तो क्या करें, N2 अपॉन N1 को हम कॉमन ले लेते हैं। देखो क्या आएगा, A21 अपॉन B12 यून्यू प्लस 1 N2 अपॉन N1। ये फैक्टर हमारा आता है, किसका फैक्टर आता है, रेट ऑफ इमिशन डिवाइडेड बाई रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। और ये जो फैक्टर है हम यहां पे देखते हैं कि ये फैक्टर है, अगर मुझे इसमें ये देखना हो इमिशन ज्यादा हो एब्जॉर्प्शन कम हो, अगर मुझे इमिशन ज्यादा करना हो एब्जॉर्प्शन कम करना हो तो क्या करना पड़ेगा, ये जो फैक्टर है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 से बड़ा होगा तो क्या होगा, ये फैक्टर इमिशन ज्यादा होगा एब्जॉर्प्शन कम होगा। तो यहां पे हम क्या करेंगे, ऐसा कुछ करें कि इस फैक्टर की वैल्यू 1 से ज्यादा हो, इस फैक्टर की वैल्यू क्या हो, 1 से ज्यादा हो। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो यहां पे या तो हम N2 की वैल्यू बढ़ा दें, या तो N2 की वैल्यू बढ़ा दें, या फिर जो ये फैक्टर आ रहा है A21 अपॉन B21 यून्यू, इस फैक्टर की वैल्यू मॉडिफाई करें। दो ही चीजें कर सकते हैं, या तो N2 की वैल्यू बढ़ा सकते हैं या A21 अपॉन B12 इसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। ये दो चीजें यहां पे हम कर सकते हैं। अब यहां पे देखते हैं, ये तो हमने यहां पे देख लिया कि यहां पे हम क्या करें, इसको ग्रेटर देन 1 कर दें, ठीक है, N2 की वैल्यू बढ़ा दें, N1 की वैल्यू कम कर दें। ऐसा कुछ कर दें तो हमें क्या मिलेगा, इमिशन रेट ज्यादा मिल जाएगी। अब हम ये देखना चाहते हैं कि स्टिमुलेटेड ज्यादा कब मिलेगी, स्टिमुलेटेड इमिशन की रेट ज्यादा कब मिलेगी। तो यहां पे वैल्यू रखो, रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन A21 N2 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन। रेट ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन की वैल्यू क्या होती है आपकी, B21 N2 यून्यू, B21 A21 अपॉन B21, A21 अपॉन B21 यून्यू। अब इस फैक्टर को अगर मैं सोल्व करूं, A21 अपॉन B21 यून्यू, यून्यू की वैल्यू अगर हम यहां रख दें, इसको सोल्व करने के लिए यून्यू की जो हमने वैल्यू निकाली थी, क्या वैल्यू निकाली यून्यू की, 8 पाई h न्यू क्यूब डिवाइडेड बाई c क्यूब डिवाइडेड बाई e की पावर h न्यू अपॉन kt माइनस 1। ये हमारा प्लांक्स कांस्टेंट था, इसके रेस्पेक्ट में हमने वैल्यू निकाली, तो हमारे पास क्या आया, यहां पे हमारे पास आया A21 अपॉन B21, A21 अपॉन B21। ये वैल्यू मैं यहां रख दूं, A21 अपॉन B21 e की पावर h न्यू अपॉन kt माइनस 1। तो आप देखोगे ये वैल्यू मैं यहां रखूं तो A21 B21 तो क्रॉस हो जाएगा, यून्यू डिवाइड में है, मतलब ये जो वैल्यू है ये इन्वर्ट हो जाएगी। यहां पे क्या वैल्यू आ जाएगी, e की पावर h न्यू अपॉन kt माइनस 1, ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। क्या करें हम, यहां पे यून्यू की वैल्यू रखें, यून्यू की वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, A21 अपॉन B21, A21 अपॉन B21 लिखेंगे यहां पे, फिर e की पावर h न्यू अपॉन kt माइनस 1 क्या लिखेंगे, A21 अपॉन B21 डिवाइडेड बाई A21 अपॉन B21 डिवाइडेड बाई e की पावर h न्यू अपॉन kt माइनस 1। तो ये A21 अपॉन B21 तो क्रॉस हो जाएगा, e की पावर h न्यू अपॉन kt माइनस 1 ऊपर आ जाएगा, मतलब ये फैक्टर आएगा। और इस फैक्टर में नॉर्मल टेम्परेचर पे अगर ये सारे पैरामीटर की हम वैल्यू रख दें नॉर्मल टेम्परेचर पे, तो हमें इसकी वैल्यू मिलेगी 120, इसकी वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 120। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा A21 है, A21 दैट इज इक्वल टू 120 B21, मतलब स्पॉन्टेनियस इमिशन बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू स्टिमुलेटेड इमिशन। स्टिमुलेटेड से अगर हम कंपेयर करें तो स्पॉन्टेनियस इमिशन बहुत ज़्यादा होता है। अगर हमें स्टिमुलेटेड को बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, A21 अपॉन B21 लेस देन यून्यू, इस फैक्टर को हमें कम करना पड़ेगा या फोटोन डेंसिटी को हमें बढ़ाना पड़ेगा स्टिमुलेटेड इमिशन को बढ़ाने के लिए। तो दो कंडीशन हमने देखी, दीज आर द थ्रेशोल्ड कंडीशन फॉर लेजर एक्शन। हमें ये करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो फोटोन डेंसिटी आप बढ़ाओ, पहली चीज फोटोन डेंसिटी बढ़ाओ। दूसरा क्या करना है, N2 की वैल्यू बढ़ानी है, N2 की वैल्यू हमें बढ़ानी है, N2 शुड बी ग्रेटर देन N1। पहली कंडीशन क्या है, यून्यू फोटोन स्पेक्ट्रल डेंसिटी
जो है उसकी वैल्यू ज़्यादा लेनी है, और दूसरा हमें क्या करना है, N2 की वैल्यू को भी हमें ज़्यादा लेना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वो चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं कि अगर हमें N2 की वैल्यू को बढ़ाना हो और फोटोन की डेंसिटी को बढ़ाना हो तो हम क्या कर सकते हैं। ओके, यस, सो 2 कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाई फॉर लेजर एक्शन। क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन है हमारी जो स्पेक्ट्रल फोटोन डेंसिटी है यू न्यू शुड बी ग्रेटर, ये ज़्यादा होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन है हमारी नंबर ऑफ एटम इन हाई एनर्जी स्टेट N2 शुड बी ग्रेटर देन N1। लेज़र हाई इंटेंस लेज़र बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये 2 कंडीशन हमें फुलफिल करनी है। स्पेक्ट्रल फोटोन डेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए और नंबर ऑफ एटम इन हायर स्टेट शुड बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ एटम्स इन लोअर एनर्जी स्टेट। ये 2 कंडीशन हमें फुलफिल करनी है। क्या करें इन कंडीशन को फुलफिल करने के लिए, तो लेजर सिस्टम बनाने के लिए हमें ऐसा मटेरियल यूज करना है जिसमें 1 नहीं 2 नहीं एटलीस्ट मिनिमम 3 एनर्जी लेवल्स हों। ऐसा सिस्टम हमें लेना है जिसमें 3 एनर्जी लेवल्स हों। कितने एनर्जी लेवल्स हों, 3 एनर्जी लेवल्स हों, E1 E2 E3। और उन 3 एनर्जी लेवल्स में 3 में से कोई एक एनर्जी लेवल मेटास्टेबल हो। 3 में से जो एक एनर्जी लेवल हो क्या हो, मेटास्टेबल स्टेट हो, मेटास्टेबल हो। 3 एनर्जी लेवल में से एक क्या होना चाहिए, मेटास्टेबल। मेटास्टेबल मीन्स ऐसी स्टेट जहां पे एटम 10⁻³ सेकेंड रुकता है। ऐसी स्टेट जिनका लाइफ टाइम तो 10⁻³ सेकेंड होता है। ऐसी स्टेट्स को हम क्या बोलते हैं, मेटास्टेबल स्टेट्स। देयर लाइफ टाइम जो है मेटास्टेबल स्टेट का लाइफ टाइम है 10⁵ टाइम्स ज़्यादा होता है अनस्टेबल स्टेट से, जिनका टाइम लाइफ टाइम क्या था 10⁻⁸ सेकेंड, उनसे इनका जो लाइफ टाइम है वो 10⁵ टाइम्स ज़्यादा होता है। इट मीन्स यहाँ पे एटम ज़्यादा देर रुकेगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब एटम को हम यहाँ से जो आपका ग्राउंड स्टेट में एटम है उसको आप एनर्जी देते हो, फोटोन इंसिडेंट करते हो, तो वो एटम ग्राउंड स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में जाता है। उसके बाद जो हाई एनर्जी स्टेट में एटम जाएगा, हमने एनर्जी कितनी दी, E3 - E1 जो एनर्जी होगी, इतनी एनर्जी का अगर हम फोटोन देंगे तो एटम सीधा E3 स्टेट में जाएगा। अब E3 में जाने के बाद वो सीधा ग्राउंड स्टेट में नहीं आएगा, वो डिस्क्रीट लेवल्स में जो एनर्जी लेवल्स में एटम को अलाउड होते हैं उन एनर्जी लेवल्स में एटम पहले जाएगा, उसके बाद लोअर स्टेट में आएगा। तो यहां से एटम कहां आएगा, यहां पे। सपोज यहां से 1 एटम गया, फिर दूसरा गया, फिर तीसरा गया, है ना, यहां गए, और यहां ये 10⁻⁸ सेकेंड रुकेंगे। ये जो स्टेट है वो अनस्टेबल है, यहां पे एटम 10⁻⁸ सेकेंड रुकता है। तो यहां से ये वापस जो हाई स्टेट है उससे ये लोअर स्टेट में आ जाएगा, इस स्टेट में आएगा, पहले इस स्टेट में आएगा, तो यहां पे एटम रुकेगा ज्यादा देर। तो ये रुकेगा, उतनी देर में यहां से एक और आ जाएगा, फिर एक और आ जाएगा। ऐसे आप देखोगे तो ये वाली जो स्टेट है इसमें नंबर ऑफ एटम बढ़ते ही जाएंगे, 10⁵ टाइम्स ज्यादा एटम यहां पे रुकेगा। ऐसी स्टेट जहां पे एटम 10⁵ टाइम्स ज्यादा रुकता है, ऐसी स्टेट को हम बोलते हैं मेटास्टेबल स्टेट्स, जहां पे एटम का लाइफ टाइम जो होता है 10⁵ टाइम्स ज्यादा होता है। तो यहां पे बहुत सारे एटम रुकेंगे। जब एटम रुके हुए हैं तब हम यहां से क्या करेंगे, एक फोटोन यहां से हम भेजेंगे। वो फोटोन क्या करेगा, ये जितने भी एटम हाई स्टेट में हैं इनको स्टिमुलेट कर देगा और हमें हाई इंटेंस सारे एटम एक साथ ग्राउंड स्टेट में आएंगे। क्यों, क्योंकि जैसे ही हम एक फोटोन भेजेंगे, बाहर से एक फोटोन भेज रहे हैं हम hν फ्रीक्वेंसी का, जैसे ही फोटोन भेजेंगे सारे एटम जो इस स्टेट में है वो सारे एक साथ ग्राउंड स्टेट में आएंगे और हमें हाई इंटेंस कोहेरेंट लेजर लाइट मिल जाएगी। तो इससे क्या होगा, नंबर ऑफ एटम इस स्टेट में नंबर ऑफ एटम क्या हो गए, N2, नंबर ऑफ एटम क्या हो गए, ज्यादा हो गए। तो इसके कंपैरिजन में नंबर ऑफ एटम इस स्टेट में क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम ज्यादा करने के लिए हमें क्या करना है, फर्स्ट क्या करना है, मेटास्टेबल स्टेट यूज करनी है। एटम जो भी हम ले उसमें मिनिमम 3 एनर्जी लेवल्स हो और उनमें से एक क्या हो, मेटास्टेबल स्टेट हो, ऐसा हमें करना है। पहली कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन ये है कि हमें क्या करना है, स्टार्टिंग में ही हम ऐसा कुछ करें कि मैक्सिमम एटम यहां पे जाए, ऐसा कुछ करें कि मैक्सिमम एटम यहां से जंप करके यहां जाए। उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं,
एटम यहाँ से जंप करके यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा एटम को हम यहाँ भेजना चाहते हैं ताकि वो एटम फिर यहाँ पे आ जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा एटम यहाँ पे भेजने के लिए जो भी हमारा सिस्टम है उसमें जितने भी एटम हैं हमेशा क्या होते हैं, ग्राउंड स्टेट में एटम हमेशा ज़्यादा होते हैं और हाई एनर्जी स्टेट में कम होते हैं। हम क्या करेंगे, ऐसा कुछ करेंगे कि हाई स्टेट में एटम ज़्यादा हो जाए और ग्राउंड स्टेट में कम हो जाए, हाई स्टेट में ज़्यादा हो जाए और ग्राउंड स्टेट में कम हो जाए। इनकी पॉपुलेशन जो है N2 और N1 इसको हम इन्वर्ट कर दें। इसमें पॉपुलेशन कितनी है कि N1 इज ग्रेटर देन N2, इसको हम इन्वर्ट कर दें कि N2 इज ग्रेटर देन N1। ऐसा कुछ करें तो इस ऐसा जो हम करेंगे उसको हम, ये जो प्रोसेस है इसमें N2 ज़्यादा होते हैं N1 कम होते हैं, इसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन इन्वर्सन। इसको हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन इन्वर्सन, पॉपुलेशन इन्वर्सन। और पॉपुलेशन इन्वर्सन अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, पंपिंग करते हैं। पंपिंग इज द प्रोसेस टू अचीव पॉपुलेशन इन्वर्सन। पॉपुलेशन इन्वर्सन अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, पंपिंग करते हैं। पंपिंग इज द प्रोसेस टू अचीव पॉपुलेशन इन्वर्सन। तो पंपिंग कौन कौन सी होती है वो हम अब डिस्कस करते हैं। तो हमने क्या किया, लेजर लाइट बनाने के लिए, लेजर लाइट को अचीव करने के लिए हमें क्या करना है, यू न्यू की वैल्यू को बढ़ाना है, स्पेक्ट्रल फोटोन डेंसिटी को। फोटोन डेंसिटी कैसे बढ़ जाएगी, जब हम बहुत सारे एटम हाई स्टेट में लेंगे और वो एक साथ ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो हमारी डेंसिटी बढ़ जाएगी। दूसरा N2 शुड बी ग्रेटर देन N1, है ना, नंबर ऑफ एटम भी हमारे बढ़ जाएंगे जब हम मेटास्टेबल स्टेट यूज करेंगे। फोटोन की फ्रीक्वेंसी हम ऐसे भी बढ़ा सकते हैं पंपिंग करके, पॉपुलेशन इन्वर्सन अचीव करके। इससे भी क्या होगा, नंबर ऑफ एटम बढ़ जाएंगे पंपिंग करके। तो देखते हैं पंपिंग प्रोसेस क्या होता है और कैसे हम पंपिंग कर सकते हैं पॉपुलेशन इन्वर्सन अचीव करने के लिए। ओके, सो पॉपुलेशन इन्वर्सन अचीव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पंपिंग कर सकते हैं। पंपिंग इज द प्रोसेस, और पंपिंग कौन कौन सी होती है वो यहाँ पे हम भी डिस्कस कर लेते हैं। पंपिंग जो प्रोसेस है, 3 तरह की पंपिंग प्रोसेस होती है। फर्स्ट, ऑप्टिकल पंपिंग, ऑप्टिकल पंपिंग। ऑप्टिकल पंपिंग में हम क्या करते हैं, जो भी हमारा लेजर सिस्टम होता है, जो भी हमारा लेजर सिस्टम होता है, उस लेजर सिस्टम में, जो भी हमारा लेजर सिस्टम है, उस लेजर सिस्टम में हम क्या करते हैं, लेजर सिस्टम में हम क्या करते हैं, इस तरह से एक ट्यूब इसमें लगाते हैं और उसमें हाई इंटेंस लाइट सिग्नल को हम प्रोपोगेट करते हैं। इसमें हम क्या भेजते हैं, हाई इंटेंस लाइट सिग्नल भेजते हैं। तो ये लाइट सिग्नल क्या करता है, इसके अंदर जो गैस होती है उस गैस को एम्पलीफाई कर देता है, उस गैस को एम्पलीफाई कर देता है। यहाँ से हम लाइट सिग्नल के थ्रू जो हमारा अंदर का मीडियम है, उस मीडियम को हम क्या बोलते हैं, गेन मीडियम। गेन मीडियम, जो गेन मीडियम है उसको हम एम्पलीफाई कर देते हैं, उस गेन मीडियम को हम एम्पलीफाई कर देते हैं बाय यूजिंग ऑप्टिकल पंपिंग। ऐसा होता है, इसका एग्जांपल है रूबी लेजर, रूबी लेजर, जिसमें हम ऑप्टिकल पंपिंग करते हैं। तो इससे क्या होगा, जितने भी एटम यहाँ है, अंदर जितने भी एटम हैं वो एक साथ हाई एनर्जी स्टेट में चले जाएंगे। जैसे ही हम लाइट ऑन करेंगे, हाई इंटेंस लाइट ऑन करेंगे, ये लाइट से, लाइट की जो इंटेंसिटी है इससे एनर्जी लेके एटम हाई स्टेट में चले जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल पंपिंग। दूसरी होती है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। इसमें हम क्या करते हैं, हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई करते हैं, हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं, हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज पोटेंशियल डेवलप कर देते हैं दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में, जिससे क्या होते हैं, गैस के आयंस बन जाते हैं और आयन जाके एटम से टकराते हैं। तो एटम जो है वो हाई स्टेट में चले जाते हैं। जो ट्यूबलाइट में भी आपका इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, और जितने भी गैस बेस्ड लेजर सिस्टम्स होते हैं उनमें हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करते हैं। थर्ड प्रोसेस, पंपिंग अचीव करने की थर्ड प्रोसेस है, जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज वाला जो प्रोसेस है ये होता है हीलियम नियॉन लेजर में। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका हीलियम नियॉन लेजर। हीलियम नियॉन लेजर में इस तरह की पंपिंग हम यूज करते हैं। एग्जाम्पल, थर्ड जो प्रोसेस है दैट इज केमिकल पंपिंग।
केमिकल पंपिंग। केमिकल पंपिंग हम क्या करते हैं, कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे मटेरियल यूज करते हैं जिनके अंदर ऑटोमेटिक केमिकल रिएक्शन हो। यहाँ से हम कोई विंडो ओपन करें और एक मटेरियल अंदर जाए और उसमें केमिकल रिएक्शन हो, और केमिकल रिएक्शन से इतनी एनर्जी निकले कि जो एटम्स हैं उनको एनर्जी मिले और वो हाई स्टेट में चले जाएं। तो केमिकल रिएक्शन के थ्रू भी हम पंपिंग करते हैं। दैट इज एग्जांपल इज CO2 लेजर, कार्बन डाइऑक्साइड लेजर में हम केमिकल पंपिंग यूज करते हैं। तो इस तरह से 3 टाइप्स की पंपिंग हम जनरली देखते हैं, ऑप्टिकल पंपिंग, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एंड केमिकल पंपिंग, टू अचीव द पॉपुलेशन इन्वर्सन। इससे हमें पॉपुलेशन इन्वर्सन मिल जाता है बाय यूजिंग दीज पंपिंग प्रोसेसेस। ठीक है, अब जो लेजर सिस्टम है उसमें कुछ बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। जो भी लेजर सिस्टम है उसमें कुछ बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। उन कंपोनेंट्स को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और थ्योरी ऑफ लेजर एक्शन, लेजर कैसे लाइट कैसे बनेगी, उसके लिए हमें क्या क्या कंपोनेंट चाहिए और क्या क्या सिस्टम हमें लेने हैं। 3 लेवल एनर्जी सिस्टम, 4 लेवल एनर्जी सिस्टम भी हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, बाय।